तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वराज कॉन्क्लेव कार्यक्रम की ये लाइव तस्वीरें हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। हमारे तमाम अतिथिगण इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हो रही है और इसके बाद हम आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे। पहला सत्र होगा लालगढ़ बना छत्तीसगढ़ इस विषय पर, और इस विषय पर प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं माननीय मंत्री महोदय ताम्रध्वज साहू जी, लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। मैं आग्रह करूंगी कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अमित जी से भी आग्रह करती हूं कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। संजय सर से भी मैं आग्रह करती हूं कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। किसी भी आयोजन या किसी कार्यक्रम की रूपरेखा एक दिन में तैयार नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक लंबी तैयारी होती है, एक लंबी फहरिस्त होती है। क्यों ये आयोजन किया गया है और क्या इसका उद्देश्य है, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए स्वागत उद्बोधन के साथ मैं स्वागत उद्बोधन के लिए और इस कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए मंच पर आमंत्रित कर रही हूं श्री अमित जैन जी को, चैनल हेड स्वराज एक्सप्रेस। वे आएं और आज इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। ब्लॉक के पतोरा गांव के एक सामान्य परिवार में जन्मे ताम्रध्वज साहू औपचारिक शिक्षा के नाम पर हायर सेकेंडरी ही कर सके। वे युवावस्था। स्वराज एक्सप्रेस चैनल की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हॉल में बैठे सभी गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ उन तमाम दर्शकों का भी जो इस कार्यक्रम के जरिए हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का आज एक बड़ा त्यौहार भी है, उन सभी को आज तीजा त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वराज एक्सप्रेस सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, वो एक परंपरा है। परंपरा, ऐसी परंपरा जो जनहित के मुद्दों को पूरी शालीनता के साथ जनता के बीच रखती है, और उसके साथ ही जो सरकार की नीतियां हैं या जनता की सरोकार है, उसको हम अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। बीते करीब पौने 4 साल में छत्तीसगढ़ की जो नई सरकार है, वो विकास की नई बयार जन जन तक पहुंचा रही है और जन जन को रोमांचित भी कर रही है। ऐसे में तमाम सवाल हमारे मन में हैं, जनता के मन में हैं, वो सब हम इस कार्यक्रम के जरिए बदल के छत्तीसगढ़, संवर के छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम तमाम जो हमारे मेहमान मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री जी रहेंगे, उन सब से हम बातचीत करेंगे। साथ ही आप सभी को बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्वराज न्यूज़ चैनल का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। जितने भी 33 जिले हैं या बड़ी तहसीलें हैं, उस सब में हमारे संवाददाता हैं और बड़ी लगन और शालीनता के साथ वो उस पूरे कार्यक्रमों को वहाँ भी प्रदर्शित कर रहे हैं। और जो भी समस्याएं, जन समस्याएं होती हैं, उनको हम अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुष्पगुच्छ के लिए मैं आग्रह करूंगी हमारे दोनों ही प्रमुख से कि वे कार्यक्रम के इस विशिष्ट अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। अमित जैन सर और श्री संजय उपाध्याय जी, दोनों से ही मैं आग्रह करूंगी कि वे हमारे कार्यक्रम के आज के अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। जिनकी शालीनता, सौम्यता, सजगता ने छत्तीसगढ़ को विकास की नई दिशा दी, आज ऐसे विशिष्ट अतिथि को अपने बीच पाकर हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है लालगढ़ बना विकासगढ़। हम बात कर रहे हैं अपनी छत्तीसगढ़ की, और इस पूरे सत्र के दौरान सवाल जवाब का जो दौर चलेगा वो हमारे दोनों ही प्रमुख की तरफ से होगा। अमित जैन जी और संजय उपाध्याय जी इस पूरे सत्र को मॉड्यूल करेंगे और उनके प्रश्नों के जवाब देने के लिए विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे बीच हमारे गृह मंत्री मौजूद हैं। तो अब इस सत्र की शुरुआत का जिम्मा मैं सौंपती हूँ अमित जी। बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, पर्यटन मंत्री, आपकी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है
और इस सबसे बड़ी बात यह है, साहू जी जो है बहुत ही सरल व्यक्तित्व है उनका और सरल व्यक्ति है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि सर, जिस तरह से आपको मालूम है कि बंटवारा हुआ था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, आप उस समय यहाँ पर विधायक के रूप में भी थे और लगातार इससे जुड़े रहे हैं। तो उस समय ये कहा कि जब छत्तीसगढ़ बना तो तोहफे के रूप में मिला, बहुत प्रचुर संसाधन मिले आपको, आदिवासी संस्कृति सभ्यता सब यहाँ पर थी, लेकिन एक ये कहा जाए कि नक्सलवाद की समस्या भी उस समय से मिली। आज की स्थिति क्या है, कितना बदल गया है, इससे शुरुआत करते हैं। देखिए, जिस समय 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो उस समय हमारी सरकार बनी, 3 साल हम रहे, बहुत छोटा सा पीरियड था, लेकिन उसके बाद लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अभी फिर से 4 साल पहले जनादेश हमारी पार्टी को मिला, मुख्यमंत्री के रूप में हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने नेतृत्व संभाला। नक्सली समस्या की जो बात आप कर रहे हैं, 15 सालों में और पिछले वर्षों में नक्सली उन्मूलन की दिशा में सही ढंग से काम नहीं हो पाया था। 2 बातें थी। बहुत से लोग पूछते थे आपकी नक्सली उन्मूलन की नीति क्या। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ शब्द में स्पष्ट किया, हमारी नीति है विकास। हम वहाँ हल पकड़ाएं लोगों को, आदिवासियों को, कि बंदो, ये हमारी नक्सली नीति है और वहाँ से हमने शुरुआत की। विकास को बस्तर अंचल के पूरे अंचल में, चाहे वो सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, कोंडागांव हो, भानुप्रतापपुर का इलाका हो, अबुझमाड़ के इलाका हो, चारों तरफ कांकेर का इलाका हो, पखांजूर का इलाका हो, सभी तरफ विकास को पहुंचाने का क्रम हम लोगों ने शुरू किया। नक्सली आप ही आप समाप्त होते चले गए। सर्वाधिक आप देखेंगे इन 4 वर्षों में सर्वाधिक नक्सली मारे गए हैं, सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए हैं और सर्वाधिक नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और नई भर्तियां भी बंद हुई हैं। तो विकास हम लोगों ने पहुंचाया। नक्सली एक किनारे में अब सिमट के रह गए हैं और ये कहा जा सकता है कि इन 4 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास की नीति से हम लोग इसमें काफ़ी हद तक सफल हुए। जी, 3 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि जो वामपंथी उग्रवादी है, नक्सलवादियों को एक साथ मिलकर राज्य केंद्र सरकार मिलकर खत्म करेंगे। कितना भरोसा है कि अब ये और आगे बढ़ेगी उस तरह से? हमारा भी स्पष्ट मानना है, क्योंकि नक्सली उन्मूलन किसी राज्य का हिस्से के काम नहीं है। कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर ही इस लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। कारण ये है कि हमारा बॉर्डर, हम जब यहाँ कोई अभियान चलाते हैं तो बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, तो उस प्रदेश के लोगों की, तो वहीं हम कहते हैं कि केंद्र सरकार की ये भूमिका कि सभी राज्यों से मिलकर और पूरा ताकत और फोर्स लगाकर जब हम दूसरे देशों से लड़ाई लड़ सकते हैं तो अपने देश के अंदर ये लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते जी। तो अगर केंद्र सरकार चाहे तो ये उन्मूलन जल्दी हो सकता है। उनको सहयोग राज्य सरकारों को करनी चाहिए, बहुत अधिक तादाद में। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से करीब 3-4 राज्यों की जो सीमा लग रही है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, फिर उस तरह से और इधर से जो सरगुजा की तरफ से भी काफ़ी नक्सलियों के मूवमेंट रहता है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस तरह से केंद्र सरकार की मदद से ये सब कुछ संभव है। लेकिन एक जो आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास पर्यटन विभाग भी है। पर्यटन को ही बढ़ाना है, नक्सलवाद जब तक कम नहीं होगा पर्यटन बढ़ेगा नहीं। किस तरह का आपका प्लान है पूरा? देखिए, कुछ ऐसा कहूँ मैं, मेरे पास जो विभाग हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है, पर्यटन भी है, होम भी है, पीडब्ल्यूडी भी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क की भी जरूरत पड़ती है। नक्सली ना रहें तो पर्यटन ज़्यादा बढ़ेगा, ये बात भी अपने जगह पे है। आप देखेंगे हमारी सरकार बनते ही 1 साल मात्र हमको मिला काम करने का। 1.5 से 2 साल कोरोना में चला गया। उस समय हम लोग विकास काम को संचालित नहीं कर पाए जिस ढंग से हम करना चाहते थे, क्योंकि बंद था। अब 1 साल फिर अभी हो रहा है जिसमें हम लोगों ने काम किया। कोरोना काल के बावजूद लगभग 14-15 स्पॉट को हम लोगों ने विकसित किया है ट्राइबल टूरिज्म के तहत। जैसे सरोदा, दादर, कुफ्फूर वगैरह का इलाका है, बहुत बढ़िया बना है। यहाँ तक कि विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं, अच्छी जगह बनी हुई है।
इसके अलावा भी अन्यान्य जो हमारे 35-40 पॉइंट हैं, उनको भी जो पुरानी सरकार ने होटल मोटल बना छोड़ दिया था, जो टूट गया था, उसको भी हम आकर्षित कर रहे हैं लोगों को, टेंडर के माध्यम से आएँ उसको करें और अच्छा हो। राम वन गमन पथ एक माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष सोच है, उसको भी हम लोगों ने शुरुआत किया है। और हमारा मानना है कि भगवान राम अपने वनवास के 14 साल में से 10 साल छत्तीसगढ़ में गुजारे और उस 10 साल में लगभग वो 75 स्थानों पर गए हैं। उनमें से हम लोगों ने अभी 9 स्थान चिन्हांकित किए हैं जिसको हम लोग विकसित कर रहे हैं, जिसमें चंदखुरी का माता कौशल्या का, भारतवर्ष में एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर है जो हमारे छत्तीसगढ़ में है, उसको विकसित हम लोगों ने लगभग कर लिया, उद्घाटन भी हो गया। अब हम राजिम में बहुत महीना 2 महीना में, शिवरी नारायण का काम हमारा 1-2 महीना में लगातार हम लोग करते जा रहे हैं। 2200 किलोमीटर सड़कें हैं जहां राम वन गमन पथ है, उसको भी हम लोग विकसित कर रहे हैं, वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, साइनेज भी लगा रहे हैं। तो पर्यटन को खूब तेजी से हम लोग विकसित करते जा रहे हैं। जी, जैसे आपने बताया कि राम पथ गमन पे तेजी से काम चल रहा है, और ये कहा जाए कि कभी जो मुद्दा बीजेपी का हुआ करता था, हिंदू वोट बैंक पे आपको इतना भरोसा है? मतलब नहीं, वोट बैंक के दृष्टिकोण से हम काम नहीं कर रहे हैं। और ये जो कहते हैं कि हिंदूवाद, बीजेपी के लोग, मैं तो एक ही उदाहरण देख कहना चाहूँगा। अभी गणेश पक्ष आ रहा है, रायपुर शहर में जितने गणेश पंडाल रहेंगे घूम के देख लेंगे, 5 पंडाल बीजेपी वालों का रहेगा, 95 पंडाल कांग्रेसियों का। बिल्कुल सर। दुर्गा पक्ष में घूम के आप देख लें, 5 पंडाल बीजेपी वालों के रहेंगे, 95 कांग्रेस। मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, कोई आदमी एक उठ के चुपचाप बीजेपी के 10 बड़े नेताओं के घर में चल दे, तुलसी का पौधा है कि नहीं और उनके पूजा गृह में भगवान राम का फोटो है नहीं, ये देख लें, और कांग्रेस के 10 बड़े नेताओं के घर में जाके देख लें वहाँ क्या है नहीं है। मैं तो बहुत सादा बात करना चाहूँ। जी बिल्कुल। मंत्री जी, जैसे कि सारी चर्चाएं चल रही हैं, बस्तर मुख्य रूप से केंद्र बिंदु पर रहता है जबकि नक्सलवाद की बात होती है। अबू जमाल नाम ही जिसका है, जिसको अभी तक बूझा नहीं जा सका था, और आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से कहा जा रहा है कि जो अकबर महान का शासन काल था तब से लेकर अब तक उस क्षेत्र का सर्वे नहीं हो पाया था। मतलब मानिए कितना दुरूह काम था, नक्सलगढ़ था, इतना खौफ था, लेकिन जब ये सरकार आई, आपने जब जिम्मा संभाला मंत्रालय का, जब सरकार ने काम करना शुरू किया, पहली बार अबू जमाल में सरकार पहुंची, उसका सर्वे का काम शुरू हुआ। क्योंकि तमाम विभागों की यहाँ पर बिल्कुल समन्वय की जिम्मेदारी होती है, सबने मिलकर काम किया, लेकिन क्योंकि नक्सलगढ़ है, नक्सल क्षेत्र है, वहाँ पर आपकी भूमिका बहुत बड़ी थी, आपके विभाग की भूमिका काफ़ी बड़ी थी। तो ये चुनौती आपने कैसे संभाली कि सरकार वहाँ तक जा सकी, वहाँ पर सरकारी योजनाओं की पहुँच बन सकी, लोगों को लाभ मिल रहा है? देखिए, मैं इसको बहुत शुरू से एक छोटा सा बताना चाहूँगा। पहले क्या होता था, नक्सली उन्मूलन के लिए काम होता था, कैंप लगाया जाता था। हम लोग बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए कैंप को स्थापित कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। पहले कैंप लगाते थे तो नक्सलियों के कहने पे आदिवासी लोग विरोध करते थे। हम लोग उसको दूसरे दृष्टिकोण से, हमारा फोर्स जाता है पहले गांव में 1-2, फिर उसको राशन दुकान की बात करते हैं, पीने के पानी की बात करते हैं, उसके हेल्थ चेकिंग की बात करते हैं, उसका स्कूल बंद है उसकी बात करते हैं, और हम लोग राशन वितरण करते हैं, बच्चों को पढ़ाने की बात, तो उनको विश्वास होता है। तो हमारा वो खुद कहते हैं कि अब कैंप लगाओ। तो इस तरीके से करते करते कैंप लगाते लगाते हम अबू जमाल को बूझने लगे, वहाँ तक पहुँचे हैं। आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके विषय में पूरी जानकारी भी दी थी। पिछले 15 साल में लगभग 260 से ज़्यादा स्कूल नक्सलियों के द्वारा बंद कराए गए, वो पूरे के पूरे हम लोगों ने चालू कर दिए। राशन दुकान अंदर तक खोल दिए, सड़कें अंदर तक, आप जाके इंडिविजुअल आदमी जाके बस्तर घूमे, इतनी अच्छी अच्छी सड़कें बनी बस्तर में, अंदर अंदर तक, मैदानी इलाकों से कहीं अच्छा सड़क अंदर अंदर में बना हुआ खूब। तो धीरे धीरे करके हम लोग वहाँ अंदर घुसते गए, उनको विश्वास दिलाते गए। उनको विश्वास सब ज़्यादा होने लगा कि हम लोग जमीन का पट्टा उनको देते गए, जल जंगल जमीन हमारी, ऐसा जो कहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा, जो जिस जमीन में काबिज है उसको पट्टा उसको दे दो। सामूहिक पट्टा भी हमने दिया, व्यक्तिगत पट्टा भी दिया। अब उसमें उपज जो कर रहे हैं उसको खरीदने की व्यवस्था भी हमने की, विश्वास अर्जित करने की। 65 प्रकार के लघु वनोपज हैं, उनको समर्थन मूल्य कर दिया गया।
उसको खरीद रहे हैं। अब उनके पास पैसा आ गया, अब वो मोटरसाइकिल, आप एक अकेला दंतेवाड़ा में देखेंगे यहाँ से ज़्यादा ट्रैक्टर वहाँ बिक गया। मोटरसाइकिल तो ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें मोटरसाइकिल नहीं होगा। पैसा अब उनके पास आ गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यक्रम चलाया, भेंट मुलाकात